जी, तो कल हम डिस्कस कर रहे थे जी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। ऑपरेटिंग एक्टिविटी डिस्कस कर रहे थे और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हमने सबसे पहली चीज डिस्कस की थी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद फिर हम एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट शुरू की थी और सबसे पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था नॉन कैश आइटम्स, एडजस्टमेंट्स फॉर। अब सबसे पहले हमने डिस्कस किया जी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, जिसकी वर्किंग हम कल डिस्कस कर चुके हैं 3A और 3B के नाम से कि अगर आपको क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन गिवन है तो फर्स्ट प्रेफरेंस आप क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन को दोगे, अगर नहीं गिवन तो फिर PPE का WDV पे लेजर बनाओगे और वहां से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे। इसके बाद आता है एमोर्टाइजेशन। अच्छा, क्योंकि एमोर्टाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है असल में स्टार्ट होता है FAR 2 से, लेकिन फिर भी आपके पेपर्स में दिया होता है इसलिए मैं लिख रहा हूं। तो ये बेसिकली सेम है डेप्रिसिएशन, इसकी इवन डेफिनेशन भी वही है जो डेप्रिसिएशन की है। सिर्फ फर्क इतना है कि डेप्रिसिएशन टेंजेबल एसेट्स पर होती है, एमोर्टाइजेशन इनटेंजेबल एसेट्स पर होती है। और इसमें क्यूमुलेटेड का अकाउंट नहीं होता, इसमें वो नेट वाला ही अकाउंट होता है। तो अगर ये ना दी हो तो तकरीबन वही मिलेगा जो हमने डेप्रिसिएशन में पढ़ा है। वर्किंग नंबर 4 बनेगी ना, आज हमारी स्टार्ट होगी आई थिंक सो। तो वर्किंग 4 में हम बनाएंगे इनटेंजिबल एसेट का अकाउंट। और ये अकाउंट होता ही WDV पर है, यानी इसका किसी भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा कि क्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन अकाउंट हो। तो इसका जो ओपनिंग बैलेंस है, चूंकि एसेट है, इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आएगा। जितनी आपने एडिशंस की हैं वो भी डेबिट साइड पर आ जाएंगे। जो डिस्पोजल की है आपने, अगर कोई इंटेंजिबल एसेट डिस्पोज किया तो उसकी WDV हम क्रेडिट कर देंगे। और फिर जो एमोर्टाइजेशन है ये बैलेंसिंग फिगर निकलेगा जो मैंने कैलकुलेट करनी है। इट शैल बी बैलेंसिंग फिगर, और उसके बाद मेरा क्लोजिंग बैलेंस जो गिवन होगा वो ले लेंगे। इसमें सिंपल यही चीजें आती है, एमोर्टाइजेशन। अच्छा, उसके बाद फिर एक हेड और लिख रहा हूं, इंपेयरमेंट लॉसेस। ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है, इंपेयरमेंट IS 36। ठीक है, इंपेयरमेंट क्या होती क्या है ये तो खैर उसी स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, लेकिन ब्रीफली ये याद रखिएगा जब एसेट की अमाउंट जो है वो एक्सीड कर जाए, ठीक है, एसेट की अमाउंट एक्सीड कर जाए डेप्रिसिएशन के बाद, उसकी रिकवरेबल अमाउंट से जो डिफरेंस है वो इंपेयरमेंट है। यानी ये कह लो कि फर्दर डिक्लाइन इन एसेट है। इंपेयरमेंट इज द फर्दर डिक्लाइन इन एसेट। तो जो इंपेयरमेंट लॉस है वो गिवन होगा, इसकी अगर वर्किंग की जरूरत नहीं है, ये गिवन होता है तो आप एज इट इज इसको लिख लेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने नॉन करंट एसेट से रिलेटेड जो नॉन कैश आइटम है वो ली। एक रह गई, गेन एंड लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट। ठीक है, गेन अगर लॉस होगा तो ऐड बैक करोगे, गेन होगा तो माइनस करोगे। गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट, चाहे वो टेंजिबल एसेट हो चाहे वो इनटेंजिबल हो। डिस्पोजल जब आप करते हो तो उस पर गेन आता है या लॉस आता है। अच्छा, लॉस को हम ऐड क्यों कर रहे हैं कि वो नॉन कैश है। मतलब 100 रुपए की चीज अगर आप 80 में बेचते हो तो 20 रुपीज के अगेंस्ट कोई कैश नहीं आ रहा, नॉन कैश है, इसलिए ऐड बैक कर रहे हैं। लेकिन गेन में जरा देखते हैं, 100 की चीज अगर मैं 120 में सेल करता हूं तो 20 रुपीज गेन आ रहा है, एंड दिस 20 रुपीज गेन इज इन कैश। तो फिर मैं इसको क्यों ले रहा हूं? ठीक है, सिर्फ इसलिए ले रहा हूं कि ये आपका ऑपरेटिंग से रिलेट नहीं करता।
ये नॉन करंट एसेट है ना, ये रिलेट करता है इन्वेस्टिंग से। जब मैं इन्वेस्टिंग में जाऊंगा दोबारा ऐड कर दूंगा, ये दोबारा ऐड होगा। यहां मैं सिर्फ माइनस इसलिए नहीं कर रहा कि नॉन कैश है, ये कैश है, गेन की सिर्फ बात कर रहा हूं। ये यहां लेस होकर दोबारा इन्वेस्टिंग में ऐड हो जाएगा, ठीक है, ताकि ये मूवमेंट है। तो अब देखो दो एडजस्टमेंट आ गई। एक एडजस्टमेंट होती है नॉन कैश आइटम्स की, दूसरी एडजस्टमेंट होती है नॉन रिकरिंग आइटम्स की। नॉन रिकरिंग आइटम कौन सी होती हैं? जो नॉन ऑपरेटिंग हो, ऐसी आइटम जो कभी कभार होती है। और ये नॉन करंट एसेट से चूंकि रिलेट करती है तो ये फिर ऑपरेटिंग में नहीं आ सकती, ये इन्वेस्टिंग में आएगी, हम वहां पर इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। अब गेन और लॉस कैसे निकाला जाता है? कोई भी एसेट हो, ये तो कोई लेजर नहीं बनना, सिंपल, वैसे तो लेजर के थ्रू भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसका सिंपल तरीका ये है कि आप इसको पहले लो कॉस्ट ऑफ डिस्पोज्ड एसेट, जो एसेट डिस्पोज कर रहे हो उसकी कॉस्ट, इसमें से लेस करते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोज्ड एसेट। जब ये लेस करूंगा तो जो आंसर आएगा, दिस इज नॉन एज डब्ल्यू डीवी ऑफ डिस्पोज्ड एसेट। इस WDV को मैंने कंपेयर किससे करना है? कि कितने में बेचा है, यानी सेल्स प्रोसीड से। अब सेल प्रोसीड जब मैं माइनस करता हूं तो जरा गौर से देखिएगा, अगर WDV ज्यादा हो, सेल्स प्रोसीड कम हो, तो आंसर प्लस में आएगा और सिचुएशन लॉस है, कम अमाउंट में बेच रहे हो ना। और अगर ज्यादा अमाउंट में बेच रहे हो तो माइनस में आंसर आएगा, वो गेन है, और गेन वहां माइनस ही होना है, इसलिए मैं इस तरह कैलकुलेट कर रहा हूं। तो ये हमारा गेन, लॉस और गेन आ जाएगा ऑन डिस्पोजल। ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, ठीक है जी। कि आपका एसेट बेचा कितने में, वो सेल प्रोसीड है, और अगर कम अमाउंट में बेचा तो ये ज्यादा अमाउंट है, तो प्लस में आया तो लॉस। 100 रुपए की चीज 80 में बेचेंगे तो लॉस ही होगा ना। तो फिर उस सूरत में 100 में से 80 माइनस कर रहा हूं, प्लस में आंसर आ रहा है, तो प्लस लॉस होगा यहां इस वर्किंग के थ्रू। और अगर 100 की चीज 120 में बेचता हूं तो सेल प्रोसीड चूंकि ज्यादा है तो ज्यादा अमाउंट माइनस हुई तो नेगेटिव हो गई, ठीक है। अब नेगेटिव प्लस फिर भी नहीं समझ आता, छोड़ दो, लेकिन इतना तो समझ आएगा ना कि इस ट्रांजैक्शन पे लॉस हुआ है या गेन। बस सिंपली जो भी, चाहे प्लस में आए माइनस में आए, रिस्पेक्टिव आप माइनस प्लस छोड़ते हुए बस अमाउंट लिखो और गेन और लॉस लिख लो, और वो फिर गेन और लॉस वहां पे एडजस्ट कर, ठीक है। अब ये सारी अमाउंट्स यहां आ रही हैं। ये याद रखिएगा कि यहां पर दो कॉलम होते हैं, एक ये मेन कॉलम होता है और एक ये इनर कॉलम होता है। ये सारी चीजें मैं यहां ला रहा हूं। ये ऐड बैक हुआ, अमोर्टाइजेशन ऐड बैक हुई, इंपेयरमेंट लॉस ऐड बैक हुआ। ये माइनस भी हो सकता है, प्लस भी, क्योंकि गेन और लॉस, अगर दो एसेट डिस्पोज किए हैं, सपोज एक पे गेन हो रहा है एक पे लॉस हो रहा है, वो दोनों अलहदा शो करने हैं, लॉस वाला अलहदा और गेन वाला सेपरेट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब आगे चलिए, और नॉन कैश आइटम कौन सी नजर आती हैं? बैड एक्सपेंस, बैड डेट्स। तो यहां पर जितने बैड डेट्स आपने रिटर्न ऑफ किए हैं, या आप लिख लो जो चार्ज किए हैं आपने बैड डेट्स SOCI को, वो एड बैक हो जाएंगे। अच्छा, बैड डेट्स में एक और चीज भी आपने पढ़ी हुई है, दैट इज इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रोविजन। वैसे तो इसमें कवर हो जाएगी, लेकिन अगर मैं इसको इस तरह ना लिखूं और अलहदा कर दूं तो ज्यादा बेहतर है। इसको लिखो बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। फिर आप अलाउंस जो क्रिएट करते हो, साल के शुरू में भी होता है और साल के एंड पे भी होता है। तो अलाउंस सम टाइम इंक्रीज होता है और सम टाइम डिक्रीज होता है। इंक्रीज इन अलाउंस इज एन एक्सपेंस और डिक्रीज इन एन अलाउंस इज डिक्रीज इन एक्सपेंस। तो लिहाजा अगर मेरा इंक्रीज इन एक्सपेंस होगा तो मैं एड बैक करूंगा इंक्रीज इन अलाउंस, और अगर डिक्रीज होगा तो माइनस करूंगा।
और ये कैलकुलेट करना तो मुश्किल है ही नहीं, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करो तो आंसर आ जाएगा। लिहाजा इसकी कोई वर्किंग नहीं बनेगी, ये प्लस भी हो सकता है और ये माइनस भी हो सकता है। ठीक है जी। इसी तरह बैड डेट्स के अलावा प्रोविजन भी होती है सम टाइम। अब प्रोविजन क्या है? देखो ये याद रखिएगा कि ये जो बैड डेट्स के साथ वर्ड प्रोविजन होता है, ये अकाउंटिंग की डेफिनेशन के मुताबिक प्रोविजन नहीं है। प्रोविजन को हम कहते हैं, प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट। बैड डेट्स के अगेंस्ट जो आप प्रोविजन क्रिएट करते हो, ये इंग्लिश का वर्ड है प्रोविजन, इट इज नॉट अकाउंटिंग वर्ड। इसको हम अकाउंटिंग में अलाउंस कहते हैं, लेकिन हम प्रैक्टिसेस बनी हुई हैं, प्रोविजन यूज करते हैं, क्वेश्चन में भी दिया होता है। तो लिहाजा ये अलग चीज है। लेकिन एक होती है प्रोविजन, जैसे वारंटी प्रोविजन है, आपने वारंटी देते हो, उसके अगेंस्ट प्रोविजन क्रिएट करते हो, तो जो वारंटी की प्रोविजन है वो इंक्रीज होगी हर साल। जो जितनी आपने इंक्रीज की है ना प्रोविजन, वो यहां ले आओ। ये असल में वो प्रोविजन है जो चार्ज कर रहे हो। चार्ज किसमें? एसओ, जो एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे हो, और ये नॉन कैश है। ये तो एस्टीमेट लगा कर आपने उसको रिकॉर्ड कर दिया, ये एड बैक होगा। और इसके अगेंस्ट जो डिक्रीज कब होगा? जब पेमेंट करोगे, पेमेंट अगेंस्ट प्रोविजन। ये लेस कर दो, क्योंकि ये तो कैश पे कर रहे हो ना, और कैश आउटफ्लो होगा, ये इसलिए माइनस प्रोविजन के बारे में दोबारा बता दो जी। सर, प्रोविजन के बारे में दोबारा बता दो। देखो प्रोविजन हमारी एक ऐसी लाइबिलिटी होती है जो कि अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट होती है, लेकिन कंफर्म होती है होगी सही। ठीक है, उसको हम प्रोविजन कहते हैं। इस पे हमारा जो स्टैंडर्ड है वो IS 37 है, जो कि यकीनन FAR 2 से शुरू होता है। FAR 1 में इसका जिक्र नहीं है कहीं पे, लेकिन क्वेश्चंस की हद तक मैं बता रहा हूँ। प्रोविजन एक लाइबिलिटी है। अब ये देखो वर्किंग से भी मैं आपको समझा देता हूँ ये कैसे वर्किंग बनाते हैं। आप प्रोविजन का लेजर बनाते हो, प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। बैलेंस ठीक है, और उसके बाद फिर क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। देखो अब इस लेजर के थ्रू देखते हैं। साल शुरू हुआ था तो आपने आपके पास लाइबिलिटी मौजूद थी, और ये लाइबिलिटी एक्चुअल नहीं है, ये एस्टिमेटेड है। अच्छा, अब साल के दौरान जो पेमेंट की है उससे लाइबिलिटी डिक्रीज होगी, फिर साल के एंड पे मजीद लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं, ताकि अगले साल जो आपके पास आपने पे करनी है वो इसमें चार्ज हो जाए और क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। इसमें ये अमाउंट जो SOCI वाली है ये मैं ऐड कर रहा हूं, और ये जो पे कर रहा हूं वो लेस कर रहा हूं। डेबिट एक्सपेंस है, जो चीज एक्सपेंस होती है वो लेजर की तो क्रेडिट साइड पे आएगी ना, क्लोजिंग है, क्लोज करना ना। और ये याद रखना है कि ये इसको भी मैं वर्किंग 6 दे रहा हूं। क्यों? सम टाइम क्वेश्चन में प्रोविजन की अमाउंट दी होती है, कैश नहीं दिया होता, तो ये वाली गिवन होगी तो ये मिसिंग हो जाएगी। ये क्वेश्चन में हम इसको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम इसको चेंज करते रहेंगे, जोन सी मिसिंग वैल्यू उसके लिए ये बनाएंगे लेजर। ये दोनों में से किसी एक चीज के लिए हम इस लेजर को बना सकते हैं। अच्छा, ये सारा करने के बाद अगर आप गौर से देखो तो सारी की सारी एडजस्टमेंट हो गई। जितनी नॉन कैश आइटम थी, यही होती है मोस्टली, जितनी नॉन कैश आइटम थी और जितनी रिकरिंग आइटम थी वो सारी की सारी मैंने रिकॉर्ड कर ली। क्या मैं कह सकता हूं कि ये कैश बन चुका है? अभी भी कहूंगा नहीं, क्योंकि मुझे ऑपरेटिंग कैश चाहिए। ऑपरेटिंग
ऑपरेटिंग किसको कहते हैं? बिफोर इंटरेस्ट, बिफोर टैक्स तो है ही है ना, हम ऑपरेटिंग को कहते हैं बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये जो अभी तक आंसर आ रहा है ये बिफोर टैक्स है, बिफोर इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए जितना इंटरेस्ट है ना वो ऐड बैक कर दो, जितना भी इंटरेस्ट आपने चार्ज किया है तो इसमें ऐड बैक कर देंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस। अच्छा, अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है तो वर्किंग नंबर 7 बनाएंगे। एक इस वर्किंग के थ्रू हम इंटरेस्ट निकाल लेंगे एंड दिस वर्किंग इज बेसिकली प्रिपेयर्ड फॉर अक्रूड इंटरेस्ट एक्सपेंस। अक्रूड इंटरेस्ट एक्सपेंस का ओपनिंग बैलेंस बताओ, डेबिट होता है या क्रेडिट? क्रेडिट। क्रेडिट, यानी ये क्रेडिट साइड पे मैंने लिख दिया ओपनिंग बैलेंस। जो इस साल से रिलेटेड एक्सपेंस है वो एसओसीआई में जाएगा, वो एक्सपेंस डेबिट और अक्रूड क्रेडिट हो जाएगा। ये मैंने फाइंड करना है, मिसिंग फिगर है। जो हमने ड्यूरिंग द ईयर इंटरेस्ट पे किया है वो लाइबिलिटी को कम करेगा। बेसिकली अक्रूड भी एक लाइबिलिटी है, तो ये कैश डेबिट हुआ। और उसके बाद मैं क्लोजिंग बैलेंस निकाल लूं। यहां से इस वर्किंग से ये आप एसओसीआई की अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हो। अगर गौर से देखो तो प्रोविजन अक्रूड के लेजर में फर्क ही कोई नहीं नजर आ रहा, क्योंकि ये भी लाइबिलिटी है और ये भी लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी का तो एक जैसा ही बनना ना अकाउंट। ठीक है, तो ये जितना भी इंटरेस्ट एक्सपेंस निकलेगा आपने ऐड कर देना है। ये नहीं देखना इसमें कैश वाला कितना है, इसमें कैश वाला कितना है, क्योंकि हम बिफोर कैलकुलेट कर जितना भी इंटरेस्ट है ना वो सारा ऐड बैक कर दो। लेकिन हम तो कैश फ्लो बना रहे हैं, इसमें जो इंटरेस्ट पे किया है वो तो ऐड नहीं होना चाहिए था, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। उसकी एडजस्टमेंट हम बाद में करेंगे। क्यों, हम नेट क्यों नहीं ले रहे? अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक थोड़ी सी IAS 7 की चीजें बताई थी कि ये आपने शो करनी है। अगर मैं नेट यूज करूंगा तो शो नहीं होगी। ठीक है, तो लिहाजा उसको शो करने के लिए पहले मैं पूरा ऐड करूंगा। ठीक है, उसके बाद इसी में से लेस कर दूंगा इंटरेस्ट इनकम। अच्छा, इसके कई नाम हो सकते हैं। इंटरेस्ट इनकम भी बात क्वेश्चन में देता है, डिविडेंड इनकम देते हैं, या इन्वेस्टमेंट इनकम दे देता है। कोई भी चीज हो, है तो इनकम ना। इसको आपने लेस करना है। इसको क्यों लेस करना है? क्योंकि जो इंटरेस्ट इनकम जनरेट हो रही है या डिविडेंड इनकम जनरेट कर रहे हो या इन्वेस्टमेंट इनकम के नाम से आ रहा है तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेट करता है, ये ऑपरेटिंग से रिलेट ही नहीं करता। आप इंटरेस्ट किस पे ले रहे हो? डिपॉजिट जो करवाया तो वो सरप्लस फंड है ना, इन्वेस्टमेंट की हुई है। अगर आपने डिविडेंड अर्न कर रहे हो तो शेयर खरीदे हुए किसी कंपनी के, तभी डिविडेंड मिल रहा है। और इन्वेस्टमेंट इनकम इसी को कहते हैं। तो कई दफा वो इन्वेस्टमेंट इनकम का वर्ड यूज कर देता है, तो इसलिए इसको लेस कर देंगे। लेकिन ये दोबारा ऐड हो जाएगा कहां? और इन्वेस्टिंग में, फाइनेंसिंग। इसमें जो ये चीज मैंने बताई और ये जो हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं ना, ये वाली और एक और चीज, सॉरी, ये जो गेन वाला कॉन्सेप्ट, ये दोनों इसलिए हम यहां से माइनस कर रहे हैं कि ये ऑपरेटिंग नहीं है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये इन्वेस्टिंग में हम इसको लेकर जाएंगे। ठीक है जी। अब इसके लिए जो लेजर बनेगा दैट इज वर्किंग नंबर 8, और इसके लिए हम जो लेजर बनाएंगे वो अक्रूड इनकम का लेजर बनाएंगे। अच्छा, मैंने इसके साथ कुछ नहीं लिखा, सिर्फ अक्रूड इनकम लिखा है। अगर तो क्वेश्चन में इंटरेस्ट दिया हुआ है तो अक्रूड इंटरेस्ट इनकम हो जाएगी। अगर क्वेश्चन में डिविडेंड दिया हुआ है तो अक्रूड डिविडेंड इनकम हो जाएगी। अगर इन्वेस्टमेंट इनकम का वर्ड यूज किया तो अक्रूड इन्वेस्टमेंट इनकम हो जाएगी। वो क्वेश्चन के हिसाब से हम चेंज कर लेंगे, लेकिन चाहे कोई भी दिया हो लेजर तो एक ही है। अब आप बताइए, अक्रूड इनकम का बैलेंस डेबिट होगा या क्रेडिट? सर आपने कहा था कि डिविडेंड जो है हम उसको ऑपरेटिंग या फाइनेंसिंग में लेते हैं, तो सर ये डिविडेंड इनकम इन्वेस्टिंग में क्यों जाएगी?
पहली चीज तो है कि अगर आप गौर से देखो तो जो मैं डिविडेंड की बात कर रहा हूं ये वो डिविडेंड नहीं है, ये वो डिविडेंड वो वाला जो मैंने पहले डिविडेंड किया था, जो मैंने कहा था फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा या ऑपरेटिंग में लेके जा सकते हो, वो डिविडेंड जो हम पे कर रहे हैं, ये वो डिविडेंड है जो हम रिसीव कर रहे हैं। ये तो फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। सर इसका डबल इफेक्ट क्यों ले रहे हैं? यहाँ पे लेस भी हो रहा है और वहां पे जाके ऐड भी हो रहा है। किधर? ये सर ये ऑपरेटिंग जो एक्टिविटीज हैं सर, यहाँ से इसको हम लेस कर रहे हैं डिविडेंड इनकम को, और फिर जाके इन्वेस्टमेंट वाले पोर्शन में इसको वहां पे ऐड कर रहे हैं। सर ये क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि ताकि वो प्रॉपर हेडिंग में शो हो। एक चीज ऑपरेटिंग से ताल्लुक ही नहीं रख रही तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो से माइनस करो, चूंकि वो प्रॉफिट में शामिल है। अगर मैं लेस नहीं करूंगा आंसर तो ठीक आ जाएगा, लेकिन वो ऑपरेटिंग में रह जाएगी, क्योंकि मैं प्रॉफिट को कन्वर्ट कर रहा हूं कैश में। इस प्रॉफिट में ये गेन भी शामिल है, ये इंटरेस्ट भी शामिल है, जबकि ये इंटरेस्ट अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑपरेटिंग है, लेकिन कैश फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऑपरेटिंग कैश फ्लो नहीं है। इसलिए हम इसको यहां से पहले लेस करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ चूंकि ये इन्वेस्टिंग से रिलेट कर रहा है तो ये इन्वेस्टिंग में जाकर ऐड हो जाएगा। ओके सर। अच्छा, अक्रूड इनकम यहां पर आ जाएगी, और इसमें जो अमाउंट क्रेडिट करोगे ना इनकम के तौर पे एसओसीआई में, वो यहां पर डेबिट है, और इनकम स्टेटमेंट में एसओसीआई में क्रेडिट होगी। यही मेरी बैलेंसिंग अमाउंट है। जितना इंटरेस्ट या डिविडेंड या इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीव किया आपने, वो क्रेडिट साइड पे आएगी, और क्लोजिंग बैलेंस यहां पर आ जाएगा। इस लेजर की मदद से मैं ये अमाउंट कैलकुलेट कर लूंगा जो एसओसीआई को मैंने क्रेडिट की हुई थी। ठीक है जी, ये यहां तक मैंने कैलकुलेट कर लिया, ये मेरा पहला स्टेप हो गया। ये प्लस भी हो सकता है और फाइनल आंसर माइनस भी हो सकता है, इसे दोनों लिख रहा हूं। अच्छा, अब बताइए ये जो मैंने कैलकुलेट किया इसको हम क्या नाम दे दें? क्या मैं इसको कह सकता हूं कि ये प्रॉफिट कैश में कन्वर्ट हो चुका है? ऑपरेटिंग का, सिर्फ ऑपरेटिंग की बात कर रहा हूं, क्योंकि ऑपरेटिंग एडजस्टमेंट भी कर दी, जितनी नॉन कैश आइटम है वो मैंने रिकॉर्ड कर ली, इवन जितने भी नॉन रिकरिंग आइटम थी, मेन जो ऑपरेटिंग नहीं थी, वो मैंने यहां से निकाल दी, वो अलग बात है, इन्वेस्टिंग में ऐड होंगी। ठीक है, जब सब कुछ कर लिया तो मैं कह सकता हूं अब ये कैश में जो आंसर है ये कैश है। आई कैन से, गौर से मेरी बात सुनिए, ये कैश है। लेकिन अभी भी एक मसला है। अब वो मसला क्या है? वो सेल्स जो आपने इस साल की है और इस साल रिसीव नहीं की, जो अगले साल रिसीव होगी, वो तो यहां एडजस्टमेंट नहीं आई। वो और पिछले साल जो आपने सेल की थी वो पिछले साल के प्रॉफिट में शामिल थी, लेकिन उसका कैश इस साल ला रहे हो तो कैश फ्लो कहता है इस साल में लेके आओ, वो एडजस्टमेंट नहीं की। इसी तरह जो आपने परचेस की है इस साल और इस साल उसकी पेमेंट नहीं की, और यकीनी बात है इसकी पेमेंट अगले साल करोगे तो ये अगले साल की कैश फ्लो में आएगा, वो यहां से लेस करनी चाहिए मुझे। और वो पेएबल जो पिछले साल के थे, पिछले साल परचेस की थी, उसकी पेमेंट इस दफा कर रहे हो, वो इस साल के इसमें से आनी चाहिए। इस तरह और भी कई एक्सपेंसेस हो सकते हैं। तो इट मींस कि अभी मैं इसको कैश नहीं कह सकता, यानी अभी फुल कैश फ्लो नहीं कह सकता इसको। मैं ये इसके लिए इसको नाम देता हूं कैश जनरेटेड बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। क्योंकि जिन चीजों की मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं ना, जो भी ऐसे रिसीवेबल क्रिएट हो गए, पेएबल क्रिएट हो गए, अक्रूड एक्सपेंस क्रिएट हो गए, अक्रूड इनकम क्रिएट हो गई, प्रीपेड एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ, ये सारे कहां जा रहे हैं? ये करंट एसेट या करंट लाइबिलिटी में जा रहे हैं, और उसी को हम क्या नाम देते हैं? वर्किंग कैपिटल। बिफोर का मतलब क्या है? यानी अभी वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट मैंने नहीं की, यानी वही जो मैं बात कर रहा हूं, जो सेल पिछले साल की इस साल रिसीव कर रहा हूं वो एडजस्टमेंट नहीं हुई, इस साल की सेल जो अगले साल रिसीव होगी वो एडजस्टमेंट नहीं हुई, जो इस साल की परचेज अगले साल पे होगी वो एडजस्टमेंट नहीं हुई, पिछले साल की परचेज जो इस साल हमने पे करनी है वो एडजस्टमेंट नहीं हुई, वो एक्सपेंसेस जो पिछले साल से रिलेट करते थे इस साल आपने पे करने हैं वो आपने एडजस्ट नहीं किए, इस साल के वो एक्सपेंसेस जो इस साल रिकॉर्ड हो चुके हैं लेकिन इस साल पे नहीं हुए उसकी एडजस्टमेंट नहीं हुई।
जो अगर आपने पिछले साल का एक्सपेंस एडवांस में इस साल का पे कर दिया वो इस समय एडजस्ट नहीं हुआ, इस अगले साल का एक्सपेंस इस साल में जो पे किया वो एडजस्ट नहीं हुआ, भाई उसकी भी तो एडजस्टमेंट करनी है ना, इसलिए हमने वर्ड लिखा बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। कोई नहीं, वो मेरे जज्बात ही हिला देते हैं यार, अच्छा भला जज्बात जो है कोई बात। सर ये पिक्चर सेंड कर देंगे? क्या कर दूं जी? पिक्चर? किसकी पिक्चर? अपनी? बोर्ड की सर, बोर्ड की सर। अच्छा बोर्ड की, लीजिएगा यार बोर्ड की पिक्चर। ये ग्रुप पे नहीं आएगी, मैं ग्रुप ऑन करता हूँ आपको, मैंने लॉक किया हुआ है, मैं ग्रुप ऑन कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, प्लीज दोबारा मुझे बंद करने की जरूरत ना पेश आए, सिर्फ काम की चीज यहाँ पर मुझसे डिस्कस कर लेना। F1 नहीं जी, अब भेज दें, मैंने कर दिया। ठीक हो गया जी। अब ये आ गया कैश जनरेटेड बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अच्छा अब आइएगा वर्किंग कैपिटल में। वर्किंग कैपिटल हैज टू पार्ट्स, करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। आपने देखना ये है कि जो करंट एसेट की आइटम्स हैं या करंट लायबिलिटीज की आइटम्स हैं, अगर ये इंक्रीज होती हैं ड्यूरिंग द ईयर, इंक्रीज हुई हैं, यानी साल के शुरू में 50,000 थी, साल के एंड पे 60 होगी, तो 10,000 इंक्रीज हो रही है, क्या इससे कैश इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? सिर्फ इसका इफेक्ट देखना किसमें है? कैश में, ओनली कैश में। ठीक है, अब देखो इसका सिंपल तरीका, लॉजिक क्या है, एक तरफ मैं कह रहा हूं करंट एसेट और एक तरफ करंट एसेट बाय नेचर डेबिट होता है या क्रेडिट, और करंट लायबिलिटी मैंने इसका इफेक्ट देखना है एसेट पे, और एसेट कह रहा हूं कैश पे, और कैश क्या होता है? डेबिट। अब अगर करंट एसेट इंक्रीज होता है तो कैश डिक्रीज होगा, क्योंकि देखिए आपका करंट एसेट फिर तो बैलेंस शीट आउट होगी ना। अगर मैं करंट एसेट इंक्रीज कर रहा हूं तो कैश डिक्रीज होगा, करंट एसेट डिक्रीज हो रहा है तो कैश इंक्रीज होगा, करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो कैश, जी बिल्कुल, और करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो कैश, जैसे मैं लायबिलिटी पे करूंगा तो कैश कम ही होगा ना, और अगर मैं रिसीवेबल रिसीव करता हूं, अब रिसीवेबल कम हो रहे हैं, कैश बढ़ रहा है, तो इसके लिए उसका डायरेक्ट इंपैक्ट मैं शो कर रहा हूं कैश पे, वो चीज अब यहां लेकर आनी है। अब यहां पर क्या चीज आई, अगर इंक्रीज होगा करंट एसेट तो क्या डिसाइड हुआ? डिक्रीज होगा, तो इंक्रीज को मैं, जी इसको मैं माइनस में लिख रहा हूं, और अगर डिक्रीज होगा करंट एसेट तो कैश इंक्रीज होगा इन करंट एसेट्स, और इसी तरह लायबिलिटी को उल्ट करना है। यकीनी बात है एसेट और लायबिलिटी एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। अगर मेरी करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो मैं प्लस लिखूंगा, और अगर डिक्रीज हो रही है तो माइनस में लिखूंगा इन करंट लायबिलिटीज। लेकिन यहां एक चीज को मेक श्योर कीजिएगा, ये जैसे मैंने लिखा है क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे ऐसे नहीं लिखना, एक एक आइटम लिखनी है। मसाल के तौर पे हो सकता है इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही हो, रिसीवेबल डिक्रीज हो रहे हो, जितने करंट एसेट लिखे हैं वो सारे यहां लाने हैं, जितनी करंट लायबिलिटी है सारी यहां लानी है, लेकिन एक्सेप्ट ये मैं डिस्कशन करूंगा कौन से नहीं लेकर आने, कौन से करंट एसेट और करंट लायबिलिटी यहां नहीं लाने। इसके लिए N1 का वर्ड लिख लीजिएगा, नोट नंबर 1, यानी ये नोट 1 में मैं पहले करंट एसेट लेता हूं, करंट एसेट एक्सक्लूड्स, ये याद रखिएगा मैं एक्सक्लूड्स का वर्ड जो लिख रहा हूं इसका ये मतलब हरगिज नहीं लेना कि ये करंट एसेट नहीं है, ये करंट एसेट है,
लेकिन फॉर द सेक ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट ये यहां नहीं आएगा, और उसकी लॉजिक भी समझाऊंगा क्यों नहीं आएगा। जरा एक एक करंट एसेट शुरू करते हैं शुरू से। पहला करंट एसेट हमने नॉर्मली क्या पढ़ते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस बिल्कुल आएगा, उसको यहां एक्सक्लूड नहीं करना। नंबर 2 इन्वेंट्री, बिल्कुल आएगा इन्वेंट्री, उसको एक्सक्लूड नहीं करना। नंबर 3 अकाउंट रिसीवेबल, वो भी यहां लेकर आएंगे, उसको एक्सक्लूड नहीं करना। एक्सक्लूड का मतलब है जो यहां पर इंक्रीज और डिक्रीज नहीं लेकर आने। हर करंट एसेट इंक्रीज और डिक्रीज यहां नहीं आएगा, जो नहीं आएगा वो मैं यहां लिख रहा हूं, जो आएगा वो वहीं पर लेना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर मैं लिस्ट बनाऊं करंट एसेट की तो उसमें एक्सक्लूड हम फिर लिख लेते हैं। देखो एक तो होता है, अगर मैं रिवर्स फॉर्मेट में जाऊं तो प्रीपेड एक्सपेंस सबसे पहले लिखा जाता है, ये बैलेंस शीट में लिखे होते हैं। फिर इन्वेंट्री लिखी होती है जिसको स्टॉक भी कहते हो। फिर हमारे अकाउंट्स रिसीवेबल्स लिखे होते हैं। फिर अक्रूड इंटरेस्ट लिख लेता हूं मैं। फिर अक्रूड इनकम लिख लेता हूं। इसके अलावा ये इंटरेस्ट इनकम को अलहदा लिखा मैंने, अक्रूड इनकम। फिर कैश एट बैंक और कैश इन हैंड, मोस्टली यही यूज होते हैं ना। इसके अलावा बीच में अदर रिसीबल आ जाए, ठीक है, इट्स ओके। ये वैसे यही अदर रिसीबल होता है जो अक्रूड इनकम है, तो तकरीबन यही होता है। इनमें से अब मैं यस और नो कर रहा हूं, खुद ही एक्सक्लूड समझ में आ जाएगा। इसको यहां वर्ड ही काट देता हूं। अब करंट एसेट में जो वहां लेने हैं ना उसको मैं यस करूंगा, जो नहीं लेने वो नो करूंगा, और जो नहीं लेने उसकी लॉजिक भी समझाऊंगा। तो पहली बात तो है कि प्रीपेड एक्सपेंस बिल्कुल आप वहां लोगे, स्टॉक लाजमन लोगे। अभी अगर आपको याद हो, मैंने एक बड़ी जज्बात में आकर कुछ पूरी लंबी स्टेटमेंटें बोलने शुरू की जिसकी आपको कुछ भी समझ नहीं आई, मैं बोलता चला गया। उसमें मैंने कहा था कि अगर कोई ऐसा एक्सपेंस जो इस साल का है, तो अकाउंटिंग में तो इस साल में रिकॉर्ड हुआ है ना, लेकिन पे पिछले साल हुआ था, तो प्रीपेड हुआ। कैश ये कहता है कि इस साल में नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसी तरह अगर मैंने इस साल कोई एक्सपेंस पे किया जो अगले साल का है, वो इस साल के एक्सपेंस में तो नहीं आ रहा ऊपर प्रॉफिट में, लेकिन कैश कहता है चूंकि पे इस साल में किया, इस साल में लेकर आओ। तो क्या मैंने इसकी कहीं एडजस्टमेंट की है? नहीं, इसलिए ये ले रहा हूं। आगे समझ। इसी तरह जो स्टॉक आपने पिछले साल खरीदा था, यकीनी बात है ओपनिंग स्टॉक जिसको कहते हैं, वो बिकेगा कब? इसी साल बिकेगा ना, इसी साल बिकेगा। तो क्या उसकी एडजस्टमेंट की है मैंने कहीं? या इस साल का जो खरीदा हुआ स्टॉक है जो इस साल नहीं बिका, वो कब बिकेगा? तो उसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी ना। तो इसलिए इसको भी मैंने यस कर दिया। सेम अकाउंट रिसीवेबल को देखने हैं, एक ऐसा अमाउंट जो पिछले साल मैंने सेल की थी, क्या वो पिछले साल की इनकम में नहीं आई? यस, लेकिन आपने पिछले साल उसको रिसीव नहीं किया था। रिसीव तो इस साल करोगे, और कैश के पॉइंट से क्या इस साल में नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। तो इसकी भी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। हाँ, कैश के पॉइंट। अकाउंटिंग में देखो, अकाउंटिंग में तो हमें पता है ना अक्रूवल चलती है, अक्रूवल को कैश में कन्वर्ट कर रहा हूं ना मैं। जो चीज अकाउंटिंग और अक्रूवल में फर्क डालेगी वो लेके आनी है, जो फर्क नहीं डालेगी उसको छोड़ दो। मिसाल के तौर पे एक एक्सपेंस अक्रूड है ही नहीं, उसी साल में पे किया, उसी साल का एक्सपेंस, तो वो अकाउंटिंग में भी आएगा, कैश में आएगा। एडजस्टमेंट करने की जरूरत ही क्या है मुझे? लॉजिक समझो ना। एडजस्टमेंट किस चीज की जाती है कि यार वो एक पीरियड से रिलेट करता है, पेमेंट कैश उसका अगले पीरियड में, चाहे वो रसीद है या पेड है। यस, तो हमने कैश में जो कन्वर्ट करना है, क्योंकि मैंने स्टार्ट कहां से किया हुआ है? प्रॉफिट से, और कन्वर्ट करना चाह रहा हूं कैश में। तो यकीनी बात है ये सारी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो लिहाजा याद रखिएगा, इसको भी यस कह रहा हूं। अक्रूड इंटरेस्ट इनकम को मैं नो कहूंगा। इसकी लॉजिक समझिएगा, हालांकि ये भी तो वही चीज है ना। और जबकि जरा इससे कंपेयर कर, इसको यस करूंगा, इन दोनों को कंपेयर करो, ये दोनों अक्रूड है, इवन दोनों अक्रूड इनकम भी है। इसको मैं नो कर रहा हूं, रीजन ये ऑलरेडी शो हो चुका है। जो चीज फेस पे आ जाती है ना उसको मान नहीं लेना, मतलब तो डुप्लीकेट हो जाएगी। देखो गौर से, मैंने इंटरेस्ट इनकम माइनस की और फिर दोबारा ऐड करूंगा,
कहां जाके, तो खुद ही इसका बैलेंस आ जाएगा ना क्लोजिंग, फिर मुझे क्या जरूरत है इसको एडजस्ट करने की। ठीक हो गया। ये जो आपकी अक्रूड इनकम है इसको तो लेना ही लेना है, ये एडजस्ट नहीं हुई कहीं, और ना ही ये फेस पे शो, जो फेस पे शो हो गई वो एडजस्ट हो गई। ठीक है, आगे चलिए। क्या मैं कैश एट बैंक लूंगा? नो सर। इसलिए क्योंकि मैं बना ही कैश फ्लो स्टेटमेंट रहा हूं ना, और अगर फर्ज करें मैं इसको भी ले गया ना तो आंसर तो जीरो आएगा। मतलब कितना कैश इनफ्लो हुआ आउटफ्लो हुआ वो तो रिकंसिलिएशन में जाना है, और कैश इन हैंड भी आएगा नहीं। ये इसलिए नहीं आएंगे बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इवन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ये भी नहीं आएगी। ये क्यों नहीं आएगी? इक्विवेलेंट्स अगर हो तो इसके दो रीजन मैंने बताई थी अगर याद हो। अगर तो ये कैश और कैश इक्विवेलेंट की डेफिनेशन में फुलफिल होता है तो फिर भी नहीं आएगी, क्योंकि वो कैश और कैश इक्विवेलेंट का हिस्सा है। ठीक है, और अगर वो कैश और कैश इक्विवेलेंट की डेफिनेशन में फुलफिल नहीं हो रही, बेशक वो शॉर्ट टर्म है, वो जाएगी कहां? याद है मैंने क्या बताया? फाइनेंसिंग में, इन्वेस्टिंग में। इसलिए वो यहां नहीं लेनी सिरे से। ठीक है जी। जैसे ही मैंने ये सारी एडजस्ट, अभी तो ये करंट एसेट डिस्कस की है, अब करंट लायबिलिटी को भी डिस्कस कर लेते हैं। करंट लायबिलिटी की लिस्ट डाउन करवाओ पहले आप, क्या क्या होती है करंट लायबिलिटी जो मेन यूज होती है। शॉर्ट टर्म लोन चले, इसको हम ओवरड्राफ्ट कहते हैं ना आमतौर पे, ये कर लो बैंक ओडी, और अक्रूड एक्सपेंस, अक्रूड एक्सपेंस, अनअर्न्ड इनकम। लेकिन अक्रूड में मैं एक अक्रूड अलहदा कर रहा हूं, फिर अक्रूड इंटरेस्ट, उसकी लॉजिक अभी आपको समझाई भी है मैंने। अक्रूड इंटरेस्ट एक्सपेंस इसको अलहदा कर रहा हूं, अकाउंट्स पेएबल, और एक मैं खासतौर पे लिखूंगा टैक्स पेएबल। ठीक है ना। तो ये जितनी चीजें मैंने आपके सामने लिखी यही चीजें होती हैं मोस्टली, मोर और लेस। इनमें से अब कौन सी नहीं लेनी, जरा अब आप खुद सोच के थोड़ा मुझे नो वाले जरा हाईलाइट कर दो, कौन से नहीं आएंगे। करो सही, गलत हो जाएगा कोई बात नहीं। इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं आएगा, आपकी ये बात मैं बिल्कुल मानता हूं। उसकी रीजन ये है कि ये देखो अभी मैंने ये यहां ऐड किया, फिर आगे लेस भी होगा तो खुद ही आ गया। टैक्स नहीं आएगा क्योंकि अभी टैक्स मैंने शो करना है, अभी आएगा तो वो भी खत्म हो गया। पेएबल बिल्कुल आएगा, अक्रूड भी आएगा, अनअर्न्ड भी आएगा, नहीं आएगा क्योंकि ये कैश और कैश इक्विवेलेंट का हिस्सा है। अब देख लो खुद आपने, मतलब मैक्सिमम पोर्शन आप लोगों ने किया, बल्कि किया ही आपने, मैं तो सिर्फ आपसे डिस्कस कर रहा हूं। तो ये कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है कि कौन सी चीज लेनी है और कौन सी नहीं लेनी। एक असूल याद रखिएगा, सिर्फ दो चीजें बोल रहा हूं। हर वो आइटम करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की विच इज अ पार्ट ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट वो नहीं लोगे। नंबर 2, हर वो आइटम क्या करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की जिसके दो इफेक्ट से ही बैलेंस निकलता है ना। कौन से दो इफेक्ट? कि कितनी इनकम थी, कितनी रिसीव की, या कितना एक्सपेंस था, कितना पे किया। अगर वो दोनों फेस पे आ जाए कैश फ्लो की, तो वो भी आपके यहां पर शो नहीं करोगे क्योंकि उसका इफेक्ट भी आ चुका होता है। जैसे अक्रूड इंटरेस्ट एक्सपेंस और अक्रूड इंटरेस्ट इनकम हमने नहीं ली। ठीक है जी। जैसे ही मैंने ये रिकॉर्ड किया, अब जो आंसर आया यस, अब मैं कह सकता हूं कि ये मेरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग मुकम्मल हो गया। ठीक है, लेकिन इसको अभी मैं लिखूंगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, फ्रॉम ऑपरेशंस। इसको दूसरे लफ्जों में मैं कह सकता हूं ये कैश प्रॉफिट आ चुका है।
कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ चुका है, चलो इस तरह कह रहे हैं, यानी कैश बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। लेकिन अभी ऑपरेटिंग मुकम्मल करना है। जब ये प्रॉफिट जनरेट करते हो तो पहले क्या पे करते हो? सबसे पहले क्या पे करोगे? इंटरेस्ट, क्योंकि ये बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है ना, इसमें सबसे पहले क्या पे करोगे? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पेड, लेकिन यहां इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं लेना, यहां क्या लेना है? इंटरेस्ट पेड। तो इंटरेस्ट पेड तो ऑब्वियसली किस में आएगा? नेगेटिव वैल्यू में। और अगर इंटरेस्ट पेड ना दिया हो तो एक वर्किंग मैंने आपके सामने बनाई थी जो यहां रेस कर दी हुई है, कौन सी वर्किंग थी? इंटरेस्ट एक्सपेंस की, वर्किंग नंबर 7। तो यहां मैं रेफरेंस वर्किंग 7 का ही दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि फिर वो इंटरेस्ट एक्सपेंस दिया होगा, ये नहीं दिया होगा। दोनों में से दो मिसिंग वैल्यू नहीं हो सकती, ये याद रखना। दो मिसिंग होगी, मैं निकाल ही नहीं सकता। इसी तरह फिर आपने यहां पे इंटरेस्ट के बाद क्या पे करना है? टैक्स। फिर लोगे टैक्स पेड। और टैक्स पेड अगर निकालना हो तो किस वर्किंग को फॉलो करूं? अगर याद हो तो वर्किंग 2 पढ़ी थी आपने शुरू में कल, टैक्सेशन वाली। तो वहां पर टैक्स एक्सपेंस दिया होगा। हाँ जी, वहां फिर ये याद रखो टैक्स एक्सपेंस गिवन होगा, मिसिंग वैल्यू होगी पेड, फिर वही वर्किंग यहां पे आ जाएगी, उधर नहीं बनेगी। तो ये मूवमेंट बता रहा हूं, लेकिन उसका नंबर आपने क्वेश्चन के मुताबिक चेंज करते रहना है। ये तो मैं सिर्फ बता रहा हूं ना। देखो, अगर एक वर्किंग शुरू में नहीं बनेगी तो उसका वर्किंग वहां पे नंबर तो नहीं दूंगा ना, नंबर तो यहां पे आएगा। ठीक है, तो इसको जब मैं लेस करता हूं तो अब मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। ये पहला अभी मैंने कैलकुलेट किया है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जब भी ये फाइनल आंसर आएगा तो इस कॉलम को यूज करूंगा। इस कॉलम में सिर्फ 3 अमाउंट आनी है। कौन कौन सी? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंस। ये ऑपरेटिंग सारी मैंने कैलकुलेट की, जितनी अमाउंट आई उठा के यहां ले आए। नहीं, ऊपर हेडिंग दी होती है ना, ऊपर हेडिंग होती है, वो आज तो मैंने नहीं लिखी, कल लिखी थी। यहां हम जब स्टार्ट करते हैं लिखते हैं ना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जी, जब वो लिखा हुआ है तो ये उसी का टोटल। ठीक है, ये पहले नोट करो। सर ये इंटरेस्ट एक्सपेंस आपने 7 में शो किया है, क्या जनरेटेड बिफोर वर्किंग कैपिटल में, और उसके बाद सर ये ऑपरेशंस क्या जनरेटेड फॉर ऑपरेशंस के बाद इंटरेस्ट पेड शो किया है। तो सर इंटरेस्ट एक्सपेंस भी तो फाइनेंस कॉस्ट का हिस्सा नहीं है, तो बाद में नहीं आएगा? इतना लंबा क्वेश्चन किया, मुझे तो कोई समझ नहीं आई कहां से शुरू किया और क्या पूछना चाह रहे हो। सर मैं ये कह रहा हूँ कि इंटरेस्ट एक्सपेंस जो आपने ऊपर लिखा हुआ है वर्किंग 7 में, जी, सर वो नीचे नहीं आएगा क्या जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन में? मतलब हम लोग इंटरेस्ट पेड क्यों ले रहे हैं सर, ये पूछ रहा था। मैंने आपको लॉजिक समझाई थी। IAS 7 ये कहता है कि इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड पेड बोथ मस्ट बी शोन ऑन द फेस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। जब वो कह रहा है कि उसको फेस पे शो करो तो मुझे दोनों अमाउंट अलग शो करनी पड़ेंगे ना। ये ऑपरेटिंग का कैश। और ये एक चीज और आपको ऐड कर दूं, ऐसा बिजनेस जिसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव आ जाए ना, ये बड़ी रिस्की चीज होती है। इन्वेस्टिंग नेगेटिव आ जाए बहुत अच्छी चीज है, इसका मतलब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ज्यादा, बात समझोगे नहीं, बेहतर। ऑपरेटिंग नेगेटिव जो है ना, ये बड़ी खतरनाक चीज है। हम इसमें एक टर्म यूज करते हैं, वो रेशो में मैं डिटेल में बताऊंगा, हमारा एक चैप्टर रेशो एनालिसिस, ठीक है, उसको हम कहते हैं ओवर ट्रेडिंग। ठीक है, और उसके मतलब एक बुक में मैंने पढ़ा, वो लिखता है कि ओवर ट्रेडिंग इज लाइक ए कैंसर इन अ बॉडी। और वो उसको डिटेल में लिखता है जिस तरह कैंसर अचानक ऐसे तब सामने आता है जब वो अपना काम दिखा चुका होता है, तो सर्वाइवल के चांस काफी कम हो जाते हैं। सेम इसी तरह कैश जो है, ये जो हमारा कैश नेगेटिव होता है ओवर ट्रेडिंग सिचुएशन होती की वजह से अगर आ रहा है, अगर ओवर ट्रेडिंग की वजह से नेगेटिव आ रहा है तो फिर ये बहुत खतरनाक सिचुएशन होगी बिजनेस की। तो हम लोग जो है ना, ये सिर्फ अकाउंटेंट नहीं होते, हम बिजनेस एनालिस्ट भी होते हैं। जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे तो आपके सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट रख दी जाए ना, तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के बता दोगे क्या है।
आपको डिटेल में तो बाद में जाना है, यानी आपको उस पिक्चर से नजर आ जाएगा आप क्या है। जैसे मेरे सामने ले आओ, मैं बता दूंगा कंपनी की पोजीशन क्या है। सिर्फ मुझे 5 मिनट देखने के लिए दो, इंशाल्लाह मैं आपको बहुत सी चीजें बता दूंगा। क्यों? बिकॉज वी आर नॉट जस्ट अकाउंटेंट्स, वी आर एनालिस्ट। हम सिर्फ यही नहीं पढ़ते कि ये प्लस माइनस, ये तो सीखने के लिए पढ़ रहे हैं ना। अभी आगे जाके तो आपने एनालिसिस वाला काम शुरू करना है ना। जब फाइनल में आओगे तो न्यूमेरिक भी है, लेकिन ये कि एनालिसिस ज्यादा है पोर्शन। ले जी, ये पहली एक्टिविटी थी और अब हम मूव करेंगे दूसरी एक्टिविटी। लेकिन जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, ये जितना पोर्शन मैंने लिखा है ना, ये अबाउट 60 to 65% ऑफ टोटल कैश फ्लो है। यानी अब इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग छोटी छोटी सी है, यानी उन दोनों को ऐड भी कर लूंगा तो मेरा ख्याल है कि ये तो बहुत बड़ी है, उससे काफी आधी बनेगी। ठीक है, लेकिन उसमें वर्किंग्स तो हैं उसमें भी। अब उसको शुरू करते हैं। ख्याल है टाइम भी देख लो क्या हुआ है, जरा मैं पहले अटेंडेंस लगा लूँ फिर रह ना जाए। आजकल अटेंडेंस बहुत जरूरी है। क्लास काफी बड़ी है ना, तो अटेंडेंस पे टाइम चाहिए होता है। चले इसको मैं आज शुरू नहीं करूँगा, इसको मैं रोकता हूँ।